हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की ये मेरी क्लास 10 की साइंस की फिजिक्स से ली गई है। जो क्लास 10 के स्टूडेंट जिनका कल को एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट, इसमें फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब लिए गए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को शेयर कर दें, उसके बाद में क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें आपको जो ऑप्शन का आंसर आपको मालूम है सही, उसका आप आंसर करें। उसके बाद में रिजल्ट वेरीफाई करेंगे किसने कितना स्कोर किया है। चलिए स्टूडेंट, क्लास को शेयर कर दिया है तो फिर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहले चैप्टर से लिया गया आगे, ये बोला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पर चार ऑब्जेक्टिव दिए गए। क्या? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन देखिए नेगेटिव है तो इसका आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी बात सही है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ये क्या हो गया? नेगेटिव, यानी प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या पूछा था? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। समतल दर्पण की फोकस दूरी किससे क्या होती है? जल्दी बताएं कमेंट करके। तो देखिए कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है स्टूडेंट? एक होता है। कितना होता है? एक। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हमें पूरी फिजिक्स कंप्लीट करनी है आज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? देखिए ये बोला है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर कैसा बने? उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 5 कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समतल दर्पण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में भी कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और कैसा बनेगा? और सीधा, आभासी सीधा बनता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? अवतल दर्पण आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है स्टूडेंट? तो अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है? तो इस अनंत पर बनता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होगा। दर्पण के लिए बोला स्टूडेंट, तो दर्पण के लिए देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा, यानी दर्पण के लिए प्लस आता है और लेंस अगर पूछता तो उसके लिए माइनस आता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। कैसा? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर करें जल्दी से कमेंट में। देखिए कुछ 4 ऑप्शन दिए गए इसके, तो कहाँ पर होनी चाहिए स्थिति? देखिए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, या वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिए किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी फोकस दूरी 10 है और वस्तु कहाँ रखी गई है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फ्रेंड, बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये बोला दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में बनेगा, या मुख्य फोकस पर बनेगा, या दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए किसके दृष्टि से सबसे अधिक होता है, तो ये होता है उत्तल दर्पण का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, तो कैसी होती है। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति होती है आभासी व सीधा। कैसा होगा, आभासी व सीधा। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी व सीधा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। अब दर्पण कौन सा होगा ये आपको बताना है, यानी कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब, देखिए या ऐसे भी ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, यदि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वह दर्पण कौन सा होगा, तो वह दर्पण होता है केवल समतल। कौन सा होता है, समतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का दोगुना यहाँ पर यानी 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। आपको कौन रखना होगा, कि यहाँ पर बोला उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो लेंस के फोकस पर, या लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच, या 2f से अनंत के बीच। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जल्दी इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताएं इसका कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या, लेंस से f तथा 2f के बीच के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या द्वारक, या फिर मुख्य फोकस बोलते हैं, या वक्रता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ध्रुव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारा 19, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध क्या होता है। तो देखिए r बराबर क्या होगा, r बराबर 2f होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण r हो तब अपवर्तित किरण विचलित होगी। तो अपवर्तित किरण कितनी विचलित होती है, देखिए तो ये हो जाएगा I माइनस का r, यानी आपतन कोण में से जब अपवर्तन कोण को हटा देंगे तो उसका विचलन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, देखिए हीरे का होता है। किसका होता है, हीरे का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये बोला है, यदि दो माध्यमों की सीमा परस्पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। लंबवत जब आपतित होगी स्टूडेंट तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री का बनेगा। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 23 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, देखिए यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही हो, या विरल माध्यम से सघन में जा रही हो, या सघन एवं विरल माध्यम के संयुक्त सतह की दिशा में जा रही हो, या दोनों माध्यम एक ही हो। देखिए एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश कण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। तो ये ऐसा कब होगा, देखिए स्टूडेंट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, इसका आंसर देखिए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन माध्यम से विरल में, यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो कौन प्रयुक्त नहीं किया सकता, यानी कुछ इनमें ये देखिए 4 पदार्थ दिए गए, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता। देखिए जल का भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी और कांच का भी। मिट्टी जो है इसका लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा वह किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं कौन, दोनों अवतल होंगे या दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट दोनों अवतल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्या बोला, किसी शब्दकोश यानी किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों से पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस का यूज करेंगे इसके लिए। किसका, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन 27 क्या दिया गया, देखिए किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहें ताकि देखिए आपका स्कोर पता चल जाए आपने कितने क्वेश्चन सही लगाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से कम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 से कम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए, लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, या बोला अनंत पर, या लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच कहाँ रखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो राइट आंसर हो गया इसका बी। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु उत्तल में 2f पर रखी जाएगी स्टूडेंट, तो उसका प्रतिबिंब भी कितने पर बनेगा, 2f पर बनता है। तो यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट, हमने देखिए यहाँ पे 29 ऑब्जेक्टिव कर लिए। 30 की तरफ चलते हैं। 30 देखिए क्या, 30 क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या बोला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त होती है। क्या शर्त होती है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाए, या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो, या फिर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं आप मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है स्टूडेंट, बी ऑप्शन आ रहा है। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यही होती है, प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए। देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। ये दर्पण कैसा होगा स्टूडेंट, तो देखिए उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल में बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जल्दी बताएं कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट दर्पण के पीछे। देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया गया, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। तो इसलिए इसी से पता चल रहा है कि आभासी उल्टा ये तो हो ही नहीं सकता, या वास्तविक सीधा बोला ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए, और अब ये दर्पण के सामने बोल लिया तो सीधे बनता नहीं, सामने बनता नहीं है। तो इसलिए उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ किस प्रकृति का होगा, तो ये हो जाएगा दर्पण के पीछे पी एवं एफ के बीच आभासी सीधा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, ये बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, या 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, या अनंत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसका स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का अनंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जिसका अपवर्तन 1.5 है, इसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी इसको भाग कर लेंगे यहाँ पर, अपवर्तनांक से इसको भाग दे देंगे जो चाल दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये बोला निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल देखिए इसमें किसमें न्यूनतम होगी, हीरे में, जल में, कांच में, ये केरोसिन में। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएं जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हीरे में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देगी यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अगला चैप्टर हमारा देखिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया। क्या है इनमें, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो ऐसा हो पाने का कारण स्टूडेंट क्या है, समंजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पर बनता है स्टूडेंट, आप जानते हैं। तो मानव नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होता है। तो आप जानते हैं सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ आंख के लिए स्वदृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है, स्वस्थ आंख के लिए स्वदृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु कहाँ पर स्थित होता है स्टूडेंट, अनंत पर होता है। ठीक है, कितना होता है, सॉरी स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत से कम दूरी पर। क्या हो जाएगा, अनंत से कम दूरी पर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण स्टूडेंट प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे या नेत्र लेंस पर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका आंसर राइट आंसर बता दें कि इसका क्या होगा, दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। स्टूडेंट का बनता है रेटिना के पीछे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेटिना के पीछे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया था पक्षमावी द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमावी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो किसके लिए होता है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, किसके लिए होता है स्टूडेंट, लाल रंग के लिए। किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर हो गया इसका। ठीक है, प्रिज्म द्वारा विचलन कोण अधिकतम होता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं क्या होगा। प्रिज्म द्वारा विचलन कोण जो होता है सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का। किसका होता है, बैंगनी रंग का, यानी ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अगले चैप्टर क्या, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को ये दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर बताइए। निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति को मतलब अगर ये दोष दूर करना है तो उसके लिए किस प्रकार का लेंस का जरूरी होता है। तो वो होता है देखिए अप्पर लेंस। कौन सा, अप्पर लेंस। तो किस प्रकार का लेंस का उपयोग करना चाहिए, अप्पर लेंस का। तो बी फोर इसका देखिए आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोला चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो स्टूडेंट जल्दी इसका आंसर बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है स्टूडेंट, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है स्टूडेंट काला। कैसे दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो देखिए बताइए, वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में। तो प्रकाश का वेग आप जानते हैं, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिक किस में होता है, देखिए निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोला कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किसके लिए होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है स्टूडेंट बैंगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए हमारा, देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा। ठीक है, यानी इस तरीके से हमने 2 चैप्टर देखिए अभी,
कुल 19 मिनट में 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, देखिए विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है एम्पियर सेकंड मात्रक होता है किसका, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का या धारा का। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी, यानी ये आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। कूलाम भी आवेश का मात्रक होता है ये, और एम्पियर सेकंड भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, तो ये होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, यानी इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोला, किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, Q बराबर IT। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 कूलाम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 कूलाम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो जानते हैं आप धारा का ऐसा ही मात्रक, वो इजी क्वेश्चन है, जल्दी इसका आंसर करें कमेंट सेक्शन में। तो धारा का ऐसा ही मात्रक कितना होता है स्टूडेंट, धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है स्टूडेंट, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो इस ये भी वो इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, पूछा गया 2022 में, तो आप इसका आंसर करें। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट क्या है, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। आपको क्या बतानी है इसमें, ऊष्मा बतानी है, ऊष्मा कितनी होगी, ठीक है। ऊष्मा का मान जल्दी आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ये सामर्थ्य दी हुई है यहाँ पर, और 20 मिनट तक उसे उपयोग में लाया जाता, तो अब ऊष्मा कितनी होगी, ऊष्मा बतानी है आपको, ऊष्मा कितनी होगी। जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी इसका आंसर करें कमेंट सेक्शन में, बताएं जल्दी से क्या इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा 1:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं। तो इसको ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का। तो हीटर का तार बना होता है स्टूडेंट नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है, तो आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, P बराबर VI। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट, वाट, एम्पेयर या ओम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं 3 चैप्टर तक। तो क्लास अगर अच्छी लगी उसको शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।